हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक नया सीरीज़। इसमें हम लोग शुरू से लेके अंत तक मतलब पूरी तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जिसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस कोर्स को पूरा करेंगे। ये नहीं सोचना है कि यूट्यूब पे है तो ऐसे ही बस टाइम पास है, नहीं। मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने जो भी ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ हैं मार्केट में, अगर आपके पास उनका एक्सेस है, तो आप उन सभी कोर्सेज़ से उसको देखें और फिर कंपेयर करें और एक बार अपना जो रिव्यू है, वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस कोर्स का एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक? ये जो कोर्स है ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ये नहीं समझना है कि सिर्फ कुछ ऐसे ही यूट्यूब पे अगर लेक्चर आ रहा है तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आ रहा है, मेन कोर्स कहीं और खरीदना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये सब फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू, बस आप लगातार देखिए। अब बहुत एस्पायरेंट्स का ये समस्या होता है कि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आते हैं, लेकिन वो वीक में 1 दिन आते हैं या वीक में हार्डली 2 दिन आते हैं, ऐसे करके, ठीक है? कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि रेगुलर करवाते हैं, है ना? बट यहाँ पर जो करने वाले हैं वो क्या है कि वीक में 4 डेज़ करेंगे, ठीक है? 4 डेज़ करेंगे। कौन-कौन से दिन रहेंगे? मंडे, ट्यूसडे, बीच में 1 दिन वेडनेसडे गैप रखेंगे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे। ये 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे गैप रहेगा और उसके बाद सैटरडे, संडे गैप रहेगा। तो ये 4 दिन हम लोग करेंगे। ड्यूरेशन क्या रहेगा? मतलब टाइमिंग क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो एक सर्टेन टाइम में उस डेट में आपको अपलोड हो जाएगा। लेकिन इसका जो टाइमिंग रहेगा मतलब ओवरऑल जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा, वो होगा 1 आवर, 1 आवर होगा। कभी ये ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 5-10 मिनट कम भी हो सकता है, तो आप 1 घंटे का लेक्चर मान के चलें, 1 घंटे का लेक्चर हम लोग हफ्ते में 4 दिन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। अब अब कुछ चीज़ें हैं कि ये तो हमने देख लिया, इसमें क्या-क्या करवाओगे? ये पहले बता दो। तो सुन लो पहले क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स का सब कुछ, एवरीथिंग, प्रीलिम्स का ए टू जेड, करंट अफेयर्स अगर है तो सब कुछ मैं ही देख लूँगा, सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ प्रीलिम्स का, ठीक? उसके बाद क्या करवाओगे? प्रीलिम्स का हर हर सेगमेंट, जैसे इस पूरे कोर्स को सेगमेंट बाय सेगमेंट बाँटा गया है, ठीक है? तो अगर एक पार्ट करते हैं या एक पिलर करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक? उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद प्रीलिम्स देख लिए, प्रीलिम्स का ए टू जेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। अब ऐसे ही करके सारे सेगमेंट पूरा करेंगे। जब वो सारे सेगमेंट पूरे हो जाएँगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि फिर जो मेंस वाला पार्ट है, जो अब प्रीलिम्स पढ़ने के बाद भी थोड़ा-सा एडिशनल कंटेंट चाहिए, वो यहाँ पे पूरा करेंगे और फिर उसके बाद मेंस का पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? और इस तरीके से आपका
पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार है 2026 के लिए। अब भाई आप 2026 के लिए हो, 2027 के लिए हो, 2028 के लिए हो, आपका फाउंडेशन यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब कुछ लोगों का शिकायत होगा कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पता नहीं कैसे समझ में आएगा, बहुत हार्ड है। हम इस तरीके से चलेंगे कि किसी लोगों के लिए ये हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल एकदम मर्सिडीज़ के जैसा ड्राइव होगा ये लेक्चर, टेंशन नहीं लेना है। अभी तक उम्मीद है कि आपको मतलब सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जब अगर हम इसका सिलेबस देखें, तो अलग-अलग पिलर में बँटा हुआ है, अलग-अलग पार्ट में बँटा हुआ है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो जब रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन खुलती है, तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेन का स्पीड एकदम से 100, 120, 150 ऐसे कुछ होता है, नहीं। वो धीरे से चलती है। फिर उसके बाद जब कुछ समय 2, 4, 5 स्टेशन पार करने के बाद उसका स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू होता है। तो हमारा जो स्पीड है ना वो वैसे ही होगा। वी विल स्टार्ट विद द ईज़ियर पार्ट एंड देन हम लोग आगे चल के जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको, है ना, उसको समझने का काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो पिलर अभी हमें देखना है, ये है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। क्या इसका मतलब है? भैया हम सब जानते हैं कि कंजर्वेशन, पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी, कंजर्वेशन, 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 बस उसी कंजर्वेशन, संरक्षण, किसको बचाना है? बचाना है फ्लोरा एंड फाउना। क्या होता है फ्लोरा एंड फाउना? किसी भी क्षेत्र या उस रीजन का सारे जो वेजिटेशन, प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो फ्लोरा कहलाता है, और किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जो जीव जंतु होते हैं उनको उस क्षेत्र का फाउना बोला जाता है। अभी तक ठीक है? अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो ये कोर्स बहुत लंबा है। सब कुछ हो जाएगा आपके पास, सारा डेफिनेशंस, एवरीथिंग सब कुछ हो जाएगा, इसलिए बस बने रहें साथ में। क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क हमें देखना है। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि हमारे कंट्री में एक नेटवर्क है। किस चीज़ का? एक प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें हम लोग जंगल में पाए जाने वाले जंगली जीवों को और उसके साथ-साथ जंगल में पाए जाने वाले पेड़-पौधों को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। बस यही टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या-क्या आता है? हम सबको पता है, नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आता है और इसमें बायोस्फीयर रिज़र्व आता है, कम्युनिटी रिज़र्व भी आता है, हम लोग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइगर रिज़र्व है, एलिफेंट रिज़र्व है, हम लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को, बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट क्या होगा? ये हमारा पहला पार्ट है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व वगैरह वगैरह। ठीक, ओके, तो आगे चलते हैं। क्या हम लोग सीधे ही घुस जाएंगे? नहीं। अच्छा, देखते हो ना कि जैसे आजकल क्या होता है, आजकल नहीं मतलब कुछ टाइम से ऐसा होता है कि कई सारी मूवीज जब स्टार्ट होती हैं तो उसका एक पहले 5 मिनट पहले पास्ट का स्टोरी, मतलब एक सेटअप किया जाता है कि आगे की कहानी, आज का कहानी आपको समझ में आए। तो आपको 5-10 मिनट दिखा दिया कि हाँ, पहले क्या हुआ था बचपन में, उसके साथ वो हुआ, तब उसके बाद जो है वो अचानक 10 मिनट बाद मूवी स्टार्ट हुआ। हाँ, अब मूवी स्टार्ट हुआ। 5 मिनट तो पहले उसका बस फ्लैशबैक चल रहा था। मूवी को का बस स्टेज सेट किया जा रहा था। पहले स्टेज सेट कर लेते हैं, हम लोग भी स्टेज सेट कर लेते हैं,
उसके बाद आगे चलेंगे। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी ऐसा है कुछ कि 1945 वाज़ द ईयर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इतना पुराना सॉरी, इतना पुराना कहानी क्यों सुना रहे हैं? बात प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का है, तो इतना पुराना है ना, जाने का क्या ज़रूरत इतना पीछे? सुनो पहले, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। दुनिया में उस समय तक भयंकर तबाही बर्बादी, यूरोप तो पूरा जल चुका था। अब उस समय के बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है 1945 ऑनवर्ड्स। समझ रहे हो? इसके बाद लोगों को लगता है कि चलो एक नया दुनिया बनाते हैं, और इसी फेज में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलग-अलग बॉडीज, फिर लोगों को पता चलता है कि अच्छा इतने बम, लास्ट में न्यूक्लियर भी जापान पे प्रयोग हो जाता है। ये सब कुछ करने के बाद दुनिया को पता लगता है कि अच्छा पूरे दुनिया में वाइल्ड लाइफ भी कोई चीज़ है, जंगली जानवर भी कोई चीज़ है, पेड़ पौधे भी कोई चीज़ है, नेचर भी कोई चीज़ है, चलो उनको बचाते हैं। अचानक से लोगों का दिल भर आया, बोला गया कि नहीं, अब हमें जो है वो पूरे दुनिया भर में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनको बचाते हैं। तब दुनिया के अलग-अलग जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कहने का मतलब कि अलग-अलग जो देश हैं, उनके जो हेड हैं, चाहे वो उनके प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ब्लूमफॉन्टेन, फ्रांस। देखो यहाँ पे, कहाँ मिलते हैं? ब्लूमफॉन्टेन, फ्रांस। मिलते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, 5 अक्टूबर को आईयूसीएन पैदा हो गया। ब्लूमफॉन्टेन, फ्रांस में जब ये मिलते हैं, तो ये सब लोग ये फैसला करते हैं कि हमें एक संस्था बनाना पड़ेगा, जो कि पूरे दुनिया भर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको प्रिजर्व करे, उसको कंजर्व करे। और तब बेचारा पैदा होता है, बेचारा आईयूसीएन। क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन पूरा अगर बात करें तो नेचर के बाद नेचुरल रिसोर्स भी अगर लगा दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है? अभी तक समझ में आ रहा है? तो 1948 में फ़ॉन्टेनब्लू, फ्रांस, फ़ॉन्टेनब्लू शहर है फ्रांस का, वहाँ पे आईयूसीएन का स्थापना होता है। ठीक? वहाँ पे स्थापना होता है, लोगों की सहमति से ये बनता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड शहर। नाम कितना आसान है ना याद करने में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर है। तो अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, तो अगर आपको, अब आप बोलोगे कि ये आईयूसीएन क्यों बता रहे हैं, बस वेट करो। ये जो कोर्स है ना, ये जो सीरीज है, इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। समय के साथ हर चीज अनफोल्ड होते जाएगा, सो जस्ट एंजॉय, बस। तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, की स्थापना हुई फ़ॉन्टेनब्लू, फ्रांस में 5 अक्टूबर। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। बस इतना ही आपको अपने आप को जानना है। इसके साथ-साथ एक जो मेजर चीज़ जानना है वो ये है कि एक सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और वो यूनेस्को में एक बहुत बड़े पद पे थे। ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लेना है। ब्रिटिश पर्सन, और इसलिए यूनेस्को का बड़ा रोल हो जाता है किस चीज़ में? आईयूसीएन को सेटअप करने में। तो यूनेस्को प्लेड अ मेजर पार्ट इन सेटिंग अप आईयूसीएन। अभी तक ठीक है? और आईयूसीएन जो है, वो यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आता।
अभी तक इसको वो दर्जा नहीं मिला है, अभी तक ये बेचारा क्या है, ऑब्जर्वर के स्टेटस लेके बैठा हुआ है। और है ना, कंसल्टेटिव, ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस। तो कभी पूछ दे, कभी सपोज करो कि क्वेश्चन में आ जाए कि आईयूसीएन इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, गलत नहीं है, ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस है। कहाँ? यूनाइटेड नेशंस। इतना समझ गए? हमको पढ़ना है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, लेकिन इसको अभी छोड़ दो, अभी पहले यहां आ जाओ। ये तीनों चीज समझ गए? आईयूसीएन एकदम देखो, ऐसे याद करो, आईयूसीएन फॉन्टेनब्लूम फ्रांस, ठीक, फॉन्टेनब्लू फ्रांस, आईयूसीएन ग्लैंड स्विट्जरलैंड। 5 अक्टूबर मन है याद करो, छोड़ दो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, यूनेस्को रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईयूसीएन। और उसके बाद क्या है, अभी तक ये ऑब्जर्वर स्टेटस है, कंसल्टेटिव वगैरह याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वर स्टेटस है अभी यूनाइटेड नेशंस में इसका, बस हो गया काम, इतना याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट है आपको याद होना चाहिए। क्या है आईयूसीएन का फंक्शन, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का फंक्शन क्या है? ये पूरे दुनिया में, है ना, नेचुरल वर्ल्ड का देखरेख करता है, और उसके बाद उसके रख रखाव और बचाव के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। क्लियर हो गया? ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आईयूसीएन का रोल किस चीज में है? आईयूसीएन का रोल है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये पांडा के सिंबल वाला, ये भी याद कर लो भाई, WWF का वर्ल्ड, अरे रेसलिंग वेसलिंग मत याद कर लेना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पांडा, ठीक है, ये याद करना। इसको सेटअप करने में हेल्प किया है कौन? इसका रोल है किसका? आईयूसीएन का। अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, है ना, तो इसमें तो रोल तो होगा ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक। अब उसके बाद ऑल्सो इन वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसको भी सेटअप करने में इसका रोल है। हालांकि ये जो बॉडी है वो किसकी है? यूनेप की है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो बस ये शुरुआत है, शुरुआती के 20 मिनट है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगर ये नहीं याद होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये वाले पॉइंट को छोड़ सकते हैं, इस वाले को, ठीक। बस इतना याद रखिए, देखो चीज़ों को भाई सिंपल रखना है, उतना ही याद करना है जितना कि अपने से याद हो सके। तो पूरे दुनिया में नेचुरल चीज़ों को या नेचर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़े वो सब करने और करवाने का काम करता है आईयूसीएन। उसका रोल है WWF के सेटअप में। अब 1948 में तो बेचारा पैदा हुआ था, आगे समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई, और 1964 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ये आपको याद होना चाहिए। डेट याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डेट याद रहेगा तो मेंस में ये कंटेंट हमारे लिए रेडी रहेगा। तो 1964 में हमारे पास आता है आईयूसीएन का रेड लिस्ट, जिसको हम लोग क्लास में पढ़े हैं रेड डेटा बुक। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जल्दी बताओ। क्लास 8 में रेड डेटा बुक नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, ऐसा कुछ पढ़ना है। तो आईयूसीएन का रेड लिस्ट कब आता है? 1964 में। अभी तक ठीक है? अब सुनो आगे। अब ये जो रेड लिस्ट है इसमें क्या क्या फीचर है? तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत है, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रख रहा हूं कि आपको याद हो जाए।
दुनिया के सभी चीज़ों को आप अचीव या एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ों को याद क रख ले अपने पास, अचीव एक्वायर कर ले, जिससे आपका काम हो जाए। तो मैं चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखने का प्रयास करूँगा, जो कि आपका काम हो जाए उससे। देखो, बहुत सिंपल है। इस प्रकार से कैटेगरी है आईयूसीएन का। एक्सटेंड का मतलब है खत्म, टाटा, बाय-बाय, गया। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि जंगल में तो खत्म हो गया है, लेकिन कहीं चिड़ियाघर में, कैप्टिव में, जू में है, है ना? एज़ अ पालतू जानवर है बस। तो ये नहीं भी है और है भी। जंगल में नहीं है, एज़ अ पालतू जानवर या किसी चिड़ियाघर में है, ये बात है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, समझ गए 2 चीज़? अब आ जाओ। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, भारी खतरे में है। मतलब कि थोड़ा-सा ध्यान हमने नहीं दिया कि ये भी टाटा बाय-बाय हो जाएगा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, समझिएगा बात को। इंडेंजर्ड क्या क्या है? खतरे में है। भारी खतरे में नहीं है, लेकिन खतरे में है। वल्नरेबल, थोड़ा-सा कम। नियर थ्रेटेंड, और थोड़ा-सा कम। लीस्ट कंसर्न, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत संख्या है। छोड़ दो, देखो भी मत। डाटा डेफिशिएंट, उसके बारे में हमारे पास उपयुक्त डेटा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। नॉट इवैल्यूएटेड, मतलब कि ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि उसकी संख्या कितनी है, छोड़ दो, उसकी गिनती ही मत करो, खत्म। समझ गए बात? ये जो मैंने समझाया, ये है हमारे काम का चीज़। समझ गए बात? तो इनको हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब जो मेन चीज़ें हैं, देखो भई, जो चला गया उसका तो बात ही खत्म है। जो खत्म हो गया उसका बात ही खत्म है। मेन जो चीज़ कंसर्न वाली है वो ये है, थ्रेटेंड, ये वाली। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जो क्वेश्चंस है वो यहीं से आते हैं। ध्यान देना बात को। जो चला गया उसके बारे में अब करके ही कुछ क्या करोगे? उसके बारे में क्या ही करोगे जिससे तुम ही परेशान हो? इतना ज़्यादा संख्या है, जैसे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे नीलगाय से बहुत सारे फार्मर्स परेशान हैं। लीस्ट कंसर्न्स, ध्यान ही मत दो, बहुत संख्या है। ठीक? अब ये तो हमने देख लिया, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा ही है। तो मेन हमें बात करना है इस वाले ब्रैकेट में, और थोड़ा बहुत इसको भी देख लेंगे। तो ये 4 लोगों के बारे में अपने को बात करना है। तो उसमें भी ये सिर्फ जानने समझने की चीज़ें हैं। नियर थ्रेटेंड, हाँ, थोड़ा बहुत खतरा में है ये, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये आ जाएगा वल्नरेबल में। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे 3 लोगों का, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। कैसे देखते हैं? क्या-क्या क्राइटेरिया है कि इस ग्रुप में कोई भी जानवर आ सके? नाउ, इसका सबसे पहले है कि एक सर्टेन टर्म ले लेना है यहाँ पे, 10 इयर्स। ये आपको नहीं भूलना है। 10 इयर्स। पिछले 10 सालों में अगर 90% पॉपुलेशन साफ हो गया, खत्म हो गया, पिछले 10 सालों में किसी जानवर का 90% पॉपुलेशन वैनिश हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक? और या फिर उसका टोटल संख्या अभी 250 से भी कम है, वो आएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। फिर बिल्कुल वैसे ही पिछले 10 सालों में किसी का 70% से ज़्यादा संख्या खत्म हो गया, या उसका संख्या अभी 2500 से कम है, या वल्नरेबल में पिछले 10 सालों में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गया और अभी उसका संख्या 10,000 से कम है। याद हुआ? बस इतना ही याद रखना है।
अब पता चल रहा है कि आईयूसीएन क्यों पढ़े थे? क्योंकि इन सब का ज़रूरत है हमें। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। अब तो नहीं भूलोगे? 10 साल में 90% जिसका खत्म हो गया या 250 से कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। 70% से ज़्यादा खत्म हो गया, 2500 से कम है, इंडेंजर्ड। 50% से ज़्यादा खत्म हो गया पिछले 10 साल में, और 10,000 से कम है, वल्नरेबल। ये अपने को याद करना है। इसमें एक और पार्ट है। उस पार्ट में है कि पिछले 3 साल में 25%, है ना? 5 साल में 20%, 10 साल में 10%, ये ऐसे करके वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। चीज़ें मैं यहाँ पे और वैसा कोई भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है यूपीएससी में। ना ही स्टेट पीसीएस ने ऐसा कुछ भी पूछा है। तो अगर हम लोग फिर जब मेंस का बात करेंगे तो उसमें अगर डेटा वगैरह देना पड़ेगा तो वहाँ पे ये एक बार जब याद हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते-करते हम लोग सीख जाएँगे, कुछ एडिशनल चीज़ें। अभी नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर वो दोनों याद नहीं होगा आपको। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। समझ में आ रहा है? ये हो गया। नाउ आगे चलते हैं। मैं थोड़ा-सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि है ना, अगर आपको लगे तो आप थोड़ा-सा स्पीड अपना फ़ास्ट कर सकते हैं। तो अब अब एक चीज़ है कि आपको पूरा दुनिया ये पढ़ाएगा, लेकिन इसको इवैल्यूएट करने का एक तरीका और है और वो खुद आईयूसीएन ही बोलता है। क्योंकि इवैल्यूएशन का तरीका थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। तो आईयूसीएन खुद ये चीज़ भी बोलता है कि एक तरीका और है इवैल्यूएट करने का। ये कुछ स्पीसीज़ हैं, है ना? ये एक्सटिंक्ट वाले स्पीसीज़ हैं, ये एक्सटिंक्ट हैं, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं और नियर थ्रेटेंड हैं। ध्यान मत दो, बहुत है, ध्यान मत दो। ठीक? एक्सटिंक्ट का क्या है? 99.9% जो जिसका आबादी खत्म हो चुका है उसको एक्सटिंक्ट हम लोग मान लेते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है? ठीक है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि सिर्फ कैप्टिविटी में है, जू हो गया, ऐसे है ना? वहाँ पे है, बाकी जंगल में तो खत्म हो गया वो। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में बोलता है कि पिछले 10 सालों में 80%, देखो यहाँ पे चेंज हो गया मैटर, 80% खत्म, और उसके साथ-साथ उसका जो एरिया है, जहाँ पे वो रहता है, वो 100 किलोमीटर से भी 100 किलोमीटर स्क्वायर से भी कम हो, और अभी जो उसका पॉपुलेशन है वो 50 या उससे कम हो। ये नंबर है एंडेंजर्ड के लिए, ये नंबर है वल्नरेबल के लिए। मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड ये भी कैटेगरी दिया हुआ है। क्यों आपने ये सब चीज़ें बताया? मैंने इसलिए बताया, आपको अभी तक क्या-क्या क्लियर हो गया? अभी आपको क्लियर हो गया आईयूसीएन, याद करो फिर से। आईयूसीएन का जब भी मैं नाम सुनता हूँ, तो मुझे याद आता है ब्लूम है ना? फ़ॉन्टेनब्लू फ्रांस, है ना? ब्लूम फ़ॉन्टेन वो साउथ अफ्रीका वाला याद आ गया था। फ़ॉन्टेनब्लू फ्रांस याद आता है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड याद आता है, 1948 5 अक्टूबर याद आता है। 5 अक्टूबर नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा। उसका अहम रोल था, किसका रोल था? बोले तो यूनिसेफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यूनिसेफ तो रोल प्ले करता है इसके सेटअप में, लेकिन ये किसके सेटअप में रोल प्ले करता है? तो बोलो, ये रोल प्ले करता है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को सेटअप करने में रोल प्ले करता है आईयूसीएन। अब आईयूसीएन के कैटेगरी हैं, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, ये तो हमको समझ में आ गया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमने अभी पढ़ा है कि 90%, है ना? 90% और 250, यहाँ पे क्या पढ़ा है? 70% और
2500, 2500 और अभी यहाँ पे हमने पढ़ा है 50% और 10,000। कितना आसान है, कितना आसान है। ये वाला पोर्शन थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। दिया हुआ ये भी है, ये भी उसके पेज से ही मैंने लिया है। आईयूसीएन के ऑफिशियल पेज से ही मैंने लिया है। बट पूरा दुनिया पढ़ता है पहले वाले को, इसको, ये, इसको पढ़ता है। तो आप लोग इतना याद रखें, काफ़ी है, ठीक है? बाकी मैंने बता दिया कि इधर भी है थोड़ा-सा, क्योंकि उसके जो कैलकुलेट करने का जो या इवैल्यूएट करने का जो तरीका है ना, वो अलग-अलग तरीके हैं और उस अलग-अलग तरीके में क्राइटेरिया भी चेंज हो जाते हैं। तो ये भी उनका ऑफिशियल क्राइटेरिया ही है, लेकिन यहाँ पे इवैल्यूएशन का तरीका बदल जाता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इतना क्यों बता रहे हैं आप? बस थोड़ा-सा वेट करेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्यों बता रहे हैं? अभी वो कहानी ही चल रहा है। वर्ल्ड वार के बाद जो स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वार के बाद नई दुनिया लोगों ने बनाना शुरू किया। उसमें एक दुनिया आईयूसीएन, है ना? अच्छा बना, पूरे दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज़ को प्रिज़र्व और कंज़र्व करने का काम कर रहा था। अब अब आईयूसीएन ना एक लिस्ट देता है। किस चीज़ का लिस्ट लिस्ट देता है? कैटेगरी का। बोलता है कि भैया सुनो, ये मैं देता हूँ कैटेगरी और इस कैटेगरी पे ही डिसाइड होगा कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का लेवल क्या होगा। जितना कैटेगरी हाई होगा उतना उसमें प्रोटेक्शन का लेवल भी हाई होगा और उतना वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। बहुत कड़े नियम और कानून होंगे वहाँ पे। आईयूसीएन बोलता है। तो ये आईयूसीएन के अंदर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। आईयूसीएन इंडिया का नहीं है, ध्यान देना, पूरे दुनिया भर का है, पूरे संसार का है। तो आईयूसीएन पूरे दुनिया भर के लिए कुछ कैटेगरी बनाता है कि ये जंगल इस कैटेगरी में है, वो जंगल उस कैटेगरी में है, वो नेशनल पार्क उस कैटेगरी में है, वो, है ना? ये अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए आईयूसीएन ने बनाया कि भैया देख लो आपको क्या-क्या, कहाँ-कहाँ रखना है। तो क्या हमको ये सब याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आपको याद करना है। आपको जो याद करना है, आपके लिए ये चीज़ है, आप ये सब चीज़ें समझते रहिए। आप ये सब चीज़ें, ये सारे डेफ़िनेशन आप समझते रहिए, थोड़ा-सा एक्टिव रीडिंग भी करिए। लेकिन मैं बस काम की बात बता रहा हूँ आपको कि बस हमें जो याद करना है, क्या याद नहीं करना है, 1A नहीं, 1B नहीं हमारे काम का है, उसके बाद 3 नंबर नहीं है हमारे काम का, ठीक है? नहीं हमारे काम, हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। बस इतना ही याद करना है। बस हमें बस इतना ही याद करना है। आईयूसीएन जो फ़ॉन्टेनब्लू में पैदा हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जिसको यूनेस्को ने पैदा होने में हेल्प किया, सॉरी मेरे लैंग्वेज के लिए, लेकिन ऐसे में आपको समझ में अच्छा आएगा, है ना? जिसको यूनेस्को ने हेल्प किया उसके क्रिएशन में, सॉरी, और उसके बाद आईयूसीएन ने हेल्प किया किसको? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को बनने में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर को बनने में हेल्प किया। उस आईयूसीएन के जो अलग-अलग कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी में हमारे मतलब कि हम इंडियंस के जो काम लाइक जो चीज़ें हैं वो ये हैं, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6। बस इतना याद हुआ अभी तक? तो बस हो गया, आईयूसीएन हो गया काम खत्म। चलो इतना हो गया काम। अब आ जाओ इंडिया में। अब भाई सुनो, अब भाई सुनो, कहानी सुनो। अब इंडिया का भी तो पास्ट देख लेते हैं ना, है ना? मेरा पास्ट, उसका पास्ट, इसका पास्ट, सबका पास्ट देखेंगे आज। चलो देखते हैं। इंडिया, यार इंडिया का पास्ट देख लो। 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया बना क्या? एक डोमिनियन स्टेट बना इंडिया। पॉलिटी तो ठीक से पढ़े हो ना? ठीक। तो इंडिया एक डोमिनियन स्टेट बना और बाद में 26 जनवरी
1950 में ये जाके रिपब्लिक होता है, इंडिया रिपब्लिक होता है 1950। अब मान लो कि 1950 में रिपब्लिक होता है, फिर भी 19 साल के बाद जाके इंडिया को याद आता है कि अच्छा, हमारे यहाँ तो जंगल भी है और उस जंगल में पेड़-पौधे भी हैं, जंगली जानवर भी हैं और यार हमें उन्हें बचाना भी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भई जब इंडिपेंडेंस के टाइम में जो अ, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन की वजह से पॉवर्टी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देना पॉसिबल नहीं था उस टाइम की लीडरशिप के लिए, है ना? तो 1969 में कौन थी प्राइम मिनिस्टर? मैंने था नहीं बोला, मैंने थी बोला। श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये अपने बोल्ड स्टेप्स और कुछ नए आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने के लिए जानी जाती थी। ऐसा ही एक इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कि 1969 वाज़ अ टाइम व्हेन 14 मेजर इंडियन बैंक, जो भारत के प्रमुख 14 बैंक्स थीं, उनको नेशनलाइज़ करने का काम किया गया था। 1969 वाज़ द टाइम। और इसी 1969 में भारत को मेंबर बना दिया गया किस चीज़ का? आईयूसीएन का। वॉव! देखो तो मतलब यार हिस्ट्री से लेके पॉलिटी से लेके मतलब इकोनॉमिक्स सब कुछ देखो तो रिवाइज़ हो रहा है, अच्छा है। 1969 में आईयूसीएन का मेंबर बनता है इंडिया। और ये तो नहीं भूले ना कि 1964 में रेड डाटा बुक यानी कि रेड लिस्ट आता है। अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक है? चलो बढ़िया। नाउ अब 19 साल बाद हमारे लीडरशिप को और हमारे देश के लोगों को क्या, मंत्रियों को, नेताओं को याद आता है कि भाई भारत एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। क्या है ये मेगा डाइवर्स? इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग इकोसिस्टम करेंगे तब। लेकिन इसी मेगा डाइवर्स को आपके समझने के लिए बताया गया है यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप में। इसलिए भारत मेगा डाइवर्स है क्योंकि पूरे दुनिया का जो लैंडमास है, उस पूरे दुनिया के लैंडमास का मात्र 2.4% ही इंडिया ऑन करता है। मतलब इंडिया का जो क्षेत्रफल है, जमीन है, वो पूरे दुनिया के जमीन का 2.4% ही है। लेकिन पूरे दुनिया भर में जो भी रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उसका 8% हमारे पास है। वाह, जबरदस्त! मतलब कि एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ है हमारे। इसीलिए हमने बोला कि भारत क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री है। किस चीज़ के मामले में मेगा डाइवर्स है? इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नेचुरल हेरिटेज, प्राकृतिक धरोहर, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट स्पीसीज़ कितना है? 45,000 से ज़्यादा है। और एनिमल स्पीसीज कितना है? 91,000 से ज़्यादा है। और इवन जब भी आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, तो आपको रोज आए गए दिन नया स्पाइडर मिला है, नया वो ड्रैगन फ्लाई मिला है, नया बटरफ्लाई मिला है, नया इंसेक्ट मिला है, नया कोई लिजार्ड जैसा स्पीसीज मिला है, नया स्नेक मिला है, नया फिश मिला है। मतलब ये एनसीईआरटी ही खुद बोलता है। आप क्लास 9th या 10th के एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली ये बात मेंशन है कि हमने बहुत ऐसे स्पीशीज़ हैं जो अभी तक उसको हमने ठीक से खोजा भी नहीं है। ठीक से क्या, खोजा ही नहीं है अभी तक। अभी अभी तो वो धीरे-धीरे मिलते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए भारत क्या है? मेगा डाइवर्स कंट्री है। लेकिन ये बात हमको याद आता है कब? 1969 में। चलो भाई कोई बात नहीं, लेट हुआ, ठीक है? तो इंडिया बन जाता है आईयूसीएन का मेंबर 1969। अब क्योंकि भाई आप आईयूसीएन के मेंबर बन गए हो, तो अब आपका जवाबदेही भी बनता है, अकाउंटेबिलिटी भी बनता है कि आप आईयूसीएन में जाएँगे मीटिंग के लिए, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग टाइम पे जब होगा, तो वहाँ पे जब आपके मिनिस्टर्स या आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएँगे, तो वहाँ पे बोलेंगे कि हाँ, हम अपने कंट्री में ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। मेगा डाइवर्स तो है, लेकिन उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हो, ये तो बताओ?
इस इस कड़ी में आगे जो नया चीज आता है, नया डेवलपमेंट होता है जस्ट 3 साल बाद, अगेन द प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या होता है इसमें, नया डेवलपमेंट क्या होता है? 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है। आईयूसीएन का हिस्सा तो बन गए, लेकिन अपने यहाँ क्या कुछ है व्यवस्था? तो बोला कि हाँ व्यवस्था करते हैं ना, रुको करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया, जबरदस्त, ठीक। और उस एक्ट के तहत आईयूसीएन से 4 कैटेगरीज के बेसिस पे, इसीलिए मैंने बोला था कि आईयूसीएन के 4 कैटेगरीज याद रखना। क्या 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 था, याद है? कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। देखो तो यहाँ पे है 2, 4, 5, 6। मैंने क्या बोला था, जितना कैटेगरी ऊपर होगा, मतलब कि 1, 2, 3 ये सब स्ट्रिक्ट होंगे ज़्यादा, जितने नीचे जाएगा 5, 6 उतना स्ट्रिक्टनेस कम होगा। वहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है कि एकदम देखते ही पार्क में घुसे तुम नेशनल पार्क में और तुमको देखते ही गोली मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मना है, रोक है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि घुसे 10 साल के लिए जेल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक समझ रहे हो? तो नेशनल पार्क जो हम लोग सुनते हैं वो कैटेगरी 2 में आता है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हम लोग देखते हैं वो कैटेगरी 4 में आता है। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व, कैटेगरी 5 में आता है। क्यों, क्या, ये कैसे, क्या फर्क है सब में, सब समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझाएंगे, बस बने रहो साथ में। कम्युनिटी रिजर्व एनसीईआरटी में तो खूब पढ़े होगे, क्लास 10th एनसीईआरटी। किस किस स्टेट में देखने के लिए मिलता है? गुजरात में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिजर्व। और ये तो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, कम्युनिटी रिजर्व्स का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है, उसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी सबकी बारी आएगी। तो अभी तक समझ गए कि भारत में जो कैटेगरी है 2, 4, 5, 6 वो क्या है? ये है, ये कनेक्ट हो गया आईयूसीएन से। इंडिया का है ना प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क अब कनेक्ट हुआ। इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये सब। और ये कनेक्ट हुआ आईयूसीएन से, बस इसीलिए हमने पहले पढ़ा आईयूसीएन। अब चलते हैं आगे। अब अगर भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज का अगर बात किया जाए तो नेशनल पार्क अभी 110 है, और हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 1.35% लैंड एक्वायर करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज है ये, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 573 हैं। इनका भी नंबर आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा, कहीं पे 565, 66, ये आए गए दिन बढ़ते रहते हैं। 3.76%। अब आप शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे अरे नेशनल पार्क का संख्या कम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, मतलब नेशनल पार्क का एरिया कम और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। यस, कंजर्वेशन रिजर्व 115 मैंने रेड से इसलिए मार्क किया गया कि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नंबर इसका दिया हुआ है, तो नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टेबल नहीं है। आप एक ओवरऑल मान के सकते हैं कि 115। कम्युनिटी रिजर्व 220, ठीक। ये अब पीआईबी का डाटा है ना, गवर्नमेंट, पीआईबी मतलब आप मान के चलें कि गवर्नमेंट का डाटा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अभी भारत में 1022 नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है, और भारत का जितना जो क्षेत्रफल है उसका 5.43% में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंजर्वेशन करने का काम करते हैं, किसके थ्रू?
प्रोटेक्टेड एरिया के थ्रू। यही है आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो भारत में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का क्षेत्रफल क्या है? दिस दिस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का क्षेत्रफल क्या है? दिस। ठीक है, ये नवंबर 2024 का डेटा है, तो आप इसको मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। इस वाले को आप याद ना भी रखें, इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे। ये रीसेंट डेटा है, ये चीजें फ्लक्चुएट होती हैं। ये डेटा अगर अगर आप दे देंगे तो ये है ना, पीआईबी का डेटा है, तो आप दिक्कत नहीं होगा आपको। अब और क्या पढ़ना है हमें? हमें टाइगर रिजर्व भी पढ़ना है। तो उसी डेवलपमेंट में 1972 में क्या आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके ठीक एक साल बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों का संख्या बहुत कम हो गया है, हमें उसे कंजर्व करना पड़ेगा। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एलिफेंट रिजर्व आता है 1992 में, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट है ना, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क मेजरली हम लोग नेशनल पार्क ही पढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों नहीं पढ़ेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर देख लो, नंबर देखो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा कि मैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम और उसके जो स्टेट्स हैं वो उनका दे दूंगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कब लोग पढ़ता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पिछले 2 साल में जो न्यूज में होते हैं उसको लोग पढ़ता है। ठीक है, उस वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, नेशनल पार्क 110 है, कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंस हो ही जाता है, चाहे वो ज्योग्राफी के नजरिए से देखें या फिर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के नजरिए से देखें। तो 110 ही है, याद कर लो भाई, पूरा का पूरा याद कर लो। नहीं याद करोगे तो पछताओगे, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये यूज हो ही जाएगा, इसलिए आप याद कर लो। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग नेशनल पार्क से स्टार्ट करेंगे। नेशनल पार्क के साथ साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको हम लोग ले लेंगे। एक बार ये खत्म करने के बाद हम लोग एक साथ करेंगे। क्या करेंगे एक साथ? हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। ये दोनों एक साथ करेंगे हम लोग। जब ये पूरा हो जाएगा फिर हम लोग टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व करेंगे। तो ये हमारा है ना, ये एक सीक्वेंस हो गया कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब क्योंकि हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा जान भी तो लो कि होता क्या है नेशनल पार्क। कुछ उसके प्रॉपर्टीज भी तो जानने चाहिए, कि भैया कोई पूछ दे कि हाँ भाई सुनो, दो चार लाइन बता दो नेशनल पार्क के बारे में। हाँ, नेशनल पार्क तो हमको 110 का 110 याद है, लेकिन उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होता है। ठीक, ओके, लेट मी टेक सम ब्रीथ यार, थोड़ा सा लगातार बोलते बोलते। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने करीब करीब 48 मिनट्स का लेक्चर कर लिया है, और देखते हैं कितना लंबा चलता है, ताकि एक आध स्टेट तो कर ही लेते हैं, है ना। ट्राई करेंगे कि एक आध स्टेट अगर हो जाए तो आज मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेशनल पार्क क्या है? हमने पहले पढ़ा कि आईयूसीएन के कैटेगरी 2 में है, मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसमें। मतलब क्या है? इसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा। किससे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तुलना में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम रेस्ट्रिक्शन है, नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है। कैटेगरी 2 में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 में है, सबको पता है, हमने देखा भी। इसीलिए तो सारा कहानी पढ़ रहे थे बैकग्राउंड से लेके। अब उसके बाद अब उसके बाद क्या है? इसका जो बाउंड्री है वो वेल डिमार्केटेड होता है। किसका? नेशनल पार्क का बाउंड्री फिक्स्ड होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फिक्स्ड बाउंड्री, सिंपल, है ना। अगर सिंपल वर्ड यूज करना हो तो बाउंड्री फिक्स्ड होता है। ठीक, बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि क्योंकि नाम है नेशनल पार्क तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। नहीं,
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकता है नेशनल पार्क को, ध्यान रखना। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कांट बी डाउनग्रेडेड टू अ सेंचुरी। मतलब ये है, हमने देखा कि नेशनल पार्क है कैटेगरी 2 में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैटेगरी 4 में। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि कभी भी नेशनल पार्क के कैटेगरी को कम या स्टेटस को कम नहीं किया जाएगा। मतलब नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैटेगरी 2 से कैटेगरी 4 में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टेटस को अपग्रेड करके उसको नेशनल पार्क ज़रूर बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क। अब उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस के गवर्नर थे हेली, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। बाद में फेमस हंटर और फेमस राइटर, है ना, जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। बीच में 1950s में इसका नाम रामगंगा भी पड़ा था, क्योंकि इस पार्क से रामगंगा रिवर फ्लो करती है। लेकिन अगेन इसका नाम जो है वो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में सबसे पहले सेटअप हुआ था, मतलब सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है ये इंडिया का। हेली नेशनल पार्क के तौर पे बना था, बाद में जिम कॉर्बेट के इसका नाम बदल दिया गया। जिम कॉर्बेट, आप लोग नाम अगर नहीं जानते हो तो उनका एक फेमस बुक था, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का एक फेमस बाघ या बाघिन थी जिसने लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को खा लिया था। उसी पे एक पूरा बुक लिखा गया था और वो काफ़ी बिका था बुक, और वो उसी से जिम कॉर्बेट इतने फेमस हो गए थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद पूरे नेशनल पार्क का रख-रखाव कौन करता है? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, बहुत ध्यान रखना है। ये नाम, ये जो ऑफ़िस है ना? पोस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क का रख-रखाव चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है। ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और मेंटेन करता है सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। ठीक है? ओके। अब इतना तक समझ गए? अब अगर तुम्हारे मन में ये ख़्याल आ रहा होगा कि अगर कोई नेशनल पार्क है या अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो सपोज़ करो कि उसके क्षेत्र को अगर घटाना हो, बढ़ाना हो या उसके स्टेटस को चेंज करना हो या कुछ भी उनके साथ ऐसा कोई, है ना, एरिया वगैरह कुछ करना हो, तो क्या डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट एकदम हूबहू आपको याद होना चाहिए। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज़, है ना? इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। चाहे बढ़ाना हो, चाहे कम करना हो, नथिंग, कुछ नहीं होगा। बिना किसके अप्रूवल के? अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट आप याद करोगे भैया। उसके बाद ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? चलो देख लेते हैं इसके बारे में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये क्या है? जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना, तो इसी का एक आर्टिकल था, आर्टिकल ये सेक्शन 5A, उसके तहत बना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना। इसमें टोटल प्रेसिडेंट को लेके, मतलब कि बाकी मेंबर 46 और एक, सॉरी प्रेसिडेंट मैंने बोला, प्राइम मिनिस्टर, और एक प्राइम मिनिस्टर, एक इंडियन पीएम, ठीक? तो टोटल हो गए कितने? 47। तो इसके टोटल मेंबर होते हैं 47, उस 47 में पीएम ऑफ इंडिया भी होते हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज़ें मतलब मैंने बस डाल दिया, आप लोग एक बार सुन लो कि अगर कभी ज़रूरत हो तो आप लोग बता सको। अब उस 47 मेंबर में से 19 मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं।
क्या होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ होता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ये बात तो क्लियर है? तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब है कि अगर भारत के जो एनवायरमेंटल या एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, है ना? पर्यावरण के जो मंत्री हैं या फिर डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर अलग-अलग स्टेट्स के जो सीएम हैं या उनके या एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, ये सभी लोग जो हैं वो क्या होंगे, ये टोटल 19 लोग जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। मतलब मंत्री तो होंगे, मंत्री के साथ-साथ वो ऑलरेडी जैसे ही मंत्री का शपथ लेंगे, वैसे ही वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएँगे किस चीज़ के? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के। ये समझ में आ गया? 3 एमपीज़ होंगे, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, 5 लोग एनजीओ से होंगे और 10 लोग किसी क्षेत्र से होंगे जिनको कंज़र्वेशन और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में, है ना, महारत प्राप्त हो, जिनको नॉलेज हो कि हाँ, ये सब चीज़ों में किस प्रकार से हम लोग नेचर को कंज़र्व कर सकते हैं, है ना? और कुछ 10 अलग मेंबर होते हैं जो कि अलग-अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू मैंने दिया। तो अभी तक हमने देख लिया है कि आईयूसीएन देख लिया, अभी तक हमने देख लिया है कि आईयूसीएन का क्या-क्या रोल है, अभी तक भूले तो नहीं? फ़ॉन्टेनब्लू, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड 1948, 5 अक्टूबर, ये आईयूसीएन को के क्रिएट होने में यूनेस्को ने रोल प्ले किया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के क्रिएट होने में किसने रोल प्ले किया? आईयूसीएन ने रोल प्ले किया। आईयूसीएन के कौन-कौन से कैटेगरी हैं? तो भैया कैटेगरी 2, 4, 5, 6 हैं। भारत में क्या है, कैटेगरी 2 में आते हैं कौन से? नेशनल पार्क आते हैं। कैटेगरी 4 में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कैटेगरी 5 में आते हैं कम्युनिटी रिजर्व, सॉरी, कंजर्वेशन रिजर्व, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। एंड कैटेगरी 6 में आते हैं कम्युनिटी रिजर्व आते हैं। तो ये सब याद है या नहीं है? नेशनल पार्क के बारे में अभी तक पूरा का पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ? नेशनल पार्क को क्या उसका स्टेटस डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया जा सकता है? याद है या नहीं है? और किसी भी नेशनल पार्क और किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री के साथ अगर छेड़छाड़ करना हो तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से परमिशन लिए बिना नहीं कर सकते। किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया का पूरा रखरखाव चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यही इन्वायरमेंट है, यही इन्वायरमेंट में पढ़ना है। और आप लोग बस, है ना, ध्यान से साथ में ध्यान से अपना हैंड रिटन नोट्स करते रहें शॉर्ट में, ताकि रिवीजन के लिए आसानी हो। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैटेगरी 4 में आता है, पढ़ चुके हैं पहले ही हम तो। ठीक, इसमें कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है, उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितना नेशनल पार्क में है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है। बहुत जगह आपको मिलेगा कि सिर्फ़ स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती है, गलत बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है, ध्यान रखेंगे। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन था? वेदांत हंगल बर्ड सेंचुरी बहुत पहले बना था, 1796 में चेन्नई के नज़दीक तमिलनाडु में। इतना काफ़ी है, अभी तक हमने देख लिया, अभी तक क्लियर है? अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आप बोलेंगे कि हाँ, पढ़ तो लिए, लेकिन अगर मेंस में या किसी स्टेट पीसीएस में या किसी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए एक्सप्लेन करके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो हियर इट इज, हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर यू। क्या है देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, मस्त है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, जो हमने बोला वही लिखा हुआ है। मेन एम क्या है इसमें? कुछ सिलेक्टेड फौना, किसी खास जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा तो यहाँ पे लिख दिया है लेकिन नहीं, इसको लिखना चाहिए था। किसी खास जानवर के को बचाने के लिए ये होता है। कौन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन नेशनल पार्क तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रिजर्व प्रिजर्व करता है, पूरा जंगल ही प्रिजर्व करता है। ठीक, कंजर्व करता है, प्रिजर्व करता है, जो भी आप बोले।
कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, इसका फिक्स बाउंड्री होता है, यही तो हम लोग पढ़े थे। जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, लेकिन ये ओपन नहीं होता है। सैंक्चुरीज आर यूजुअली फाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों लगभग बराबर है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है सैंक्चुरी, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, ये हमने पढ़ा। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से, कुछ अलग तरीके से यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसको देख लें, ये आपके काम का है ना? मैंने जो भी चीज़ था वो बता दिया क्लियरली। थोड़ा-सा मतलब इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है कि जिन लोगों को लगे कि हाँ, थोड़ा-सा और लिखने के लिए होता तो यहाँ पे है। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो आपको चाहिए वो सब है अपने पास। अब बात करते हैं कि अब हम लोग सब कुछ जान गए। हम लोग जान गए आईयूसीएन के बारे में, हम लोग जान गए किसके बारे में? हम लोग जान गए इंडिया के बारे में, इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में, सारे आईयूसीएन की कैटेगरी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, सब कुछ हम लोग देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि किस प्रकार से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो भैया, हमें पढ़ने हैं लगभग ऑल दी नेशनल पार्क, और किस प्रकार से हम लोग चलेंगे, स्टेट वाइज चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट सबसे पहले करते हैं। तो एक काम करते हैं, आज ये वाला करते हैं और इस वाले को करने के बाद आज का क्लास रोकेंगे। फिर हम लोग करेंगे ऐसे, मतलब आगे एक एक स्टेट करते जाएंगे और ऐसे ही हमारा क्लास चलेगा, पूरा इंडिया करेंगे। तो आज हम लोग ये वाला कर लेते हैं, 1 नंबर कर लेते हैं, ठीक है? चलो भैया, कश्मीर भी बोलेगा कि मुझे घेर के क्यों रखा रेड कलर से। आगे देखते हैं। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कौन-कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे और इनके फीचर्स क्या-क्या हैं, इनमें कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और आईयूसीएन का स्टेटस क्या है उन जानवरों का, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर में कौन-कौन से नेशनल पार्क है, सबसे पहले देखना है। तो डीके और एसके, है ना? किसी का नाम हो गया डीके, है ना? कोई नाम किसी मूवी में देखे, मेरा नाम डीके है, डीके, ड्रिफ्ट किंग, है ना? दिनेश कार्तिक, सही है। तो डीके और एक एसके हो गया। तो डीके और एसके, दाचिगम नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डीके, एसके, ये चारों कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है? चारों जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है डीकेएस के, दाचिगम, काजीनाग, सलीम अली, किश्तवाड़। ध्यान रखना है डीकेएस के, ठीक है? ये कलर जो है, ये इसलिए है क्योंकि इसका डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतने कुछ है नहीं, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है हमारे लिए। इसका थोड़ा-सा डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जो काजीनाग नेशनल पार्क है, झेलम नदी इसके बगल से बहती है, याद रखेंगे। यहाँ में जो प्रमुख जानवर पाया जाता है वो मारखोर है। मारखोर ये बेचारा है, ये नियर थ्रेटेंड है, आईयूसीएन स्टेटस इसका है, नियर थ्रेटेंड है, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है ये। बारामूला मतलब बिल्कुल एलओसी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल एलओसी के पास है। इसका जो एक्सटेंशन है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक भी जाता है, ये बात ध्यान देंगे, ठीक है? ये काजीनाग हमने देख लिया, पढ़ लिया काजीनाग। अब हम लोग अ, दचिगम देखेंगे। किश्तवाड़ का डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जो लगभग जो जानवर पाए जाते हैं वो सब एक ही एरिया में है, तो एक ही पाए जाते हैं। एक का डिटेलिंग करेंगे तो सारा जो फाउना है वो कवर हो जाता है। तो ये है, देखिए यहाँ पे काजीनाग, जो मैंने बोला कि ये एकदम बिल्कुल बाउंड्री पे है, ये काजीनाग हो गया, ठीक है? और फिर यहाँ पे डीके, ये 2 नंबर है, दचिगम 1 नंबर हम लोग करने वाले हैं,
और उसके बाद एस के ये सलीम अली 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया किश्तवाड़। ये चारों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख वाला हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क ये अलग है, ये हम लोग अलग करेंगे। ठीक, अभी तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग दचिगम से स्टार्ट करेंगे। दचिगम नेशनल पार्क से स्टार्ट करेंगे। क्या है भाई, देखो, दचिगम नेशनल पार्क जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना होगा, वो आप ध्यान से वो उसको आप नोट डाउन कर लो। दचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक फेमस नज़दीक में लेक है जिसका नाम है मारसार लेक। मारसार लेक, ठीक, मानसर से कंफ्यूज नहीं करना है। मानसर जम्मू में है, मारसर कश्मीर में है, श्रीनगर के पास दचिगम। ठीक, मारसर लेक। यहाँ पे फाउना एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? फाउना में स्नो लेपर्ड पाया जाता है जो कि क्या है, वल्नरेबल है। अभी तक तो पढ़े थे ना कि क्या क्या कैटेगरी होता है। सी आर, फिर से याद कर लो, सी आर क्या बोले थे, 90% और 250। ठीक, इंडेंजर्ड का क्या पढ़े थे, 70% और 2500। और वल्नरेबल का क्या पढ़े थे, 50%, 10,000। ऐसे ही तो याद किया जाता है यार, ऐसे ही बस याद किया जाता है, वल्नरेबल वी यू। तो ये क्या है, वल्नरेबल है, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है। देखेंगे आगे कैसा दिखता है, क्या है। हिमालयन शेरो वल्नरेबल है, ये है भाई साहब हिमालयन शेरो, दिख रहा है ना, ये जो भाई साहब हैं ना, ये है हिमालयन शेरो, वल्नरेबल है। तो देखो, एक्चुअली ये जो है ना सीरीज, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पता लग जाएगा। अब जैसे आपने अगर नाम सुना होता पहले हिमालयन शेर, तो आपको लगता है कि कोई बर्ड का नाम है, लेकिन आज आपको पता लगा कि हिमालयन शेरो इज अ लाइक अ गोट और डियर लाइक स्पीसीज, गोट लाइक स्पीसीज है ये। ठीक है, हिमालयन शेरो। हिमालयन ब्राउन बियर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बहुत ही मतलब न के बराबर दिखता है, रेयर साइटिंग है। जो ऊपर में जो लोग रहने वाले लोग हैं वो कभी कभी बताते हैं कि हाँ दिख जाता है ना। ब्राउन बियर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली, ये वाला पार्ट है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं। हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल लीस्ट कंसर्न है, ध्यान मत दो, है संख्या बहुत है, ये है अपना हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड वाले, थोड़ा सा ध्यान दो स्टेट पीसीएस के लिए। हिमालयन मोनल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, तो ध्यान देना है। तो अभी तक हमने देख लिया क्या क्या। दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है ना, श्रीनगर के नज़दीक में है, मारसर लेक है। फाउना में क्या क्या है, स्नो लेपर्ड है। आपने स्नो लेपर्ड का फोटो नहीं दिखाया, वेट 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 वेट, हिमालयन सेरो ये हो गए भाई साहब, हिमालयन ब्राउन बियर ये हो गए भाई साहब, और हिमालयन मोनल ये हो गए। ठीक, ये क्या है, ये है कश्मीरी स्टैग। क्यों आपने छोड़ दिया, दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये, समझ गए, ये स्टेट एनिमल है, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है ये। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय नाम इसका है हंगुल, ध्यान देना, इसका नाम है हंगुल। क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको लोगों ने साफ कर दिया। देखो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रकार के स्टैग और जो डियर हैं उनका शिकार खुद कर करके खाने में प्रयोग कर लेते हैं, और इसी वजह से ऐसे स्पीसीज का संख्या जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बेचारा, स्टेट एनिमल तो है लेकिन खुद ही खतरे में है। स्टेट एनिमल होके भी ये स्टेट इसको बचा नहीं पा रहा है स्टेट के लोगों से। ठीक है, आगे चलते हैं। दाचिगम याद हो गया,
दाचिगम में ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना? इतना बार आईयूसीएन स्टेटस लिखेंगे कि सब याद हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात मैं एक सीरियस नोट में फिर से बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पेड कोर्सेज़, फ्री वाले नहीं, पेड कोर्सेज़ जहाँ भी हो, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो, आप एक बार भाई मतलब कंपेयर कर लो और कंपेयर करके ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है। बस मैं बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक। उसके बाद अब आता है सलीम अली नेशनल पार्क। इसको दूसरे भाषा में या दूसरा नाम है इसका सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये एग्ज़ैक्टली श्रीनगर में ही है। डल लेक एकदम इसके नज़दीक प्रॉक्सिमिटी में है ना? क्योंकि इनका इनका संबंध तो हम लोग जानते ही हैं। फ़ौना में क्या-क्या है? हिमालयन शेरों वही जो पहाड़ी हिमालयन बकरी जो हम लोगों ने देखा था, बकरी जैसा, है ना? गोट लाइक स्ट्रक्चर ये है अपना हिमालयन शेरों। क्या है? वल्नरेबल है। देखो फिर से लिख दिया गया है वल्नरेबल। हांगुल पढ़ लिया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये है कश्मीर स्टैग हांगुल, ये पाया जाता है। और हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन ब्राउन बियर। सो हिमालयन ब्लैक बियर इज वल्नरेबल और हिमालयन ब्राउन बियर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोनों का आईयूसीएन स्टेटस अलग अलग है। ब्लैक का अलग है, ब्राउन का अलग है। ध्यान देंगे, दोनों का कलर कोडिंग अलग किया गया है, ध्यान देंगे। हिमालयन स्नोकॉक ये लगभग हिमालय के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सभी जंगलों में पूरे हिमालय में पाए जाते हैं। नथिंग स्पेशल, लीस्ट कंसर्न है, दिस इज द हिमालयन स्नोकॉक। देख लो। एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा मानना है ना कि अ इमेज और पिक्चर वर्थ मोर देन मिलियन वर्ड्स। आप कोई भी चीज़ देख लेते हो ना, बस काम हो जाता है। भले उसके बारे में कोई कितना भी एक्सप्लेन कर दे, बस देख लिए हो गया काम। तो दिस इज हिमालयन स्नोकॉक, देख लो भाई। तो हमने क्या किया, हमने दचिगम कर लिया, हमने डी के एस के, देखो याद करो फिर से, DKSK, हमने डी से दचिगम कर लिया। दचिगम में क्या था, बोलो बोलो जल्दी। दचिगम में हमने देखा कि हांगुल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। हिमालयन शेरो मिल रहा है, मिल रहा है। स्नो लेपर्ड मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है ना? ये सब तो मिल रहा है। मोनल भी है, सब कुछ है, सब मिलता है, कोई दिक्कत। ये सब लगभग जो है वो स्पीसीज सब एक जो भी है आसपास वाला लगभग हिमालयन एक इकोसिस्टम है, सब जगह मिलेगा। कुछ एक खास को अब स्नो लेपर्ड सिर्फ बर्फ वाले जगह पे ही मिलेंगे। हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो सिर्फ ऊपर के जो बर्फ वाले जगह है वहीं पे मिलेंगे। वो लो लाइंग वैलीज और वो जो श्रीनगर के आसपास वाले रीजन है वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझना है। तो डी से दचिगम, के से काजीनाग, बारामूला के पास में वो मारखोर वाला एरिया जो है ना, मारखोर जो पाकिस्तान का स्टेट एनिमल है ना? स्टेट एनिमल है, हाँ, पाकिस्तान स्टेट ही तो है। चलो, झूठ मूठ का वो उसको वहम है कि कंट्री है हम, कोई बात नहीं। उसके बाद एसके मतलब सलीम अली। ठीक है, नेशनल पार्क सिटी फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। और के से होगा किश्तवाड़ हो गया। ठीक है, तो किश्तवाड़ के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं, बस पार्क बना दिया, बस नाम के लिए बस है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब इतना कुछ देखने के बाद दक्षिगम देख लिए, सब कुछ देख लिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं लद्दाख में। ये देखो, अब देख लिए स्नो लेपर्ड। चलो, लद्दाख। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस, मैं तो इसको बोलता हूँ हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक, क्योंकि इससे ऊंचा पूरे भारत में नेशनल पार्क नहीं है। एल्टीट्यूड हाइट के मामले में भारत का सबसे ऊंचाई वाला नेशनल पार्क है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो दो चीजें तो हो गया, ऊंचा भी है और बड़ा भी है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, इसे कहते हैं होम ऑफ स्नो लेपर्ड। ये दोनों स्नो लेपर्ड ही है, दोनों दो पोस्चर में है, दो है ना, दोनों का दो
2 पोस्टर है तो भाई दोनों स्नो लेपर्ड ही है। ये मत सोचना कि एक लेपर्ड है और एक कुछ और है, दोनों वही है। उसके बाद जो हेमिस नेशनल पार्क है उसके नॉर्दर्न बाउंड्री से, है ना, नॉर्थ साइड से इंदस रिवर फ्लो करती है। ध्यान देना, इंदस रिवर फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ हेमिस नेशनल पार्क। ध्यान देंगे इसको। होम ऑफ स्नो लेपर्ड, घोस्ट ऑफ माउंटेन बोलते हैं इसको, स्नो लेपर्ड को। आगे चले। अब क्या है, अब ये है कि कुछ नेशनल पार्क हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से जानवर रहते हैं। लगभग सब जगह एक ही प्रकार के जानवर रहते हैं, बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं एग्ज़ाम में कुछ, अगर ये स्टेट पीसीएस वाले ने अगर उठा के डाल दिया, ठीक है, किसी स्टेट पीसीएस ने उठा के डाल दिया, तो वहाँ पे एक नाम अगर हल्का-सा भी फेंट आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएँगे। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पहलगाँव, सुरिनसर मानसर, मैंने बोला था कि मानसर जो है वो श्रीनगर के पास में और मानसर जो है वो जम्मू, ध्यान देना। अब देखो आपका काम आसान हो गया, सुरिनसर हो गया, मानसर हो गया, होकेरसर हो गया, ये सब तो आप वैसे भी लगा दोगे। कश्मीर वैली, लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व, ठीक है। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मत याद करो, अचबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये भाई साहब आते हैं मस्क डियर। अब जहाँ-जहाँ हिमालय है वहाँ पे ये पाए जाएँगे, लगभग जो पूरा हिमालय इकोसिस्टम है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ख़ास करके ऊँचाई वाले क्षेत्रों में। क्या है ये मस्क डियर? देखो सबसे पहले इनका जो है वो दाँत निकला हुआ रहता है दोनों साइड से, ऐसे। ये ध्यान देना है। यहाँ भी आपको ध्यान मिलेगा कि यहाँ पे इनका दांत निकला हुआ है। क्या है इनका प्रॉपर्टीज, क्या है इनका भाई साहब का प्रॉपर्टीज, ये है कि इनका इस वाले एरिया में, है ना, नेवल के पास में एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें भरा हुआ होता है एक सेंटेड, सुगंधित मटेरियल भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कस्तूरी। इसलिए इनका नाम है कस्तूरी मृग। और इन्हीं यही कस्तूरी इनका जान का दुश्मन हो जाता है। इस कस्तूरी का मार्केट में इलीगल रेट बहुत ज़्यादा है ना, इलीगली ही, है ना, मार के बेचा जाता है। अब इनका शिकार करके इनके उस कस्तूरी को निकाल के इलीगली बेचा जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसलिए ये भाई साहब बहुत खतरे में आ चुके हैं, इंडेंजर्ड है ये, ध्यान देंगे। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कर लिया। और यहाँ पे अगर एक नाम है बार्किंग डियर, तो अगर लोगों को लगेगा कि ये बार्किंग डियर कैसा होता है, दिखता कैसा है, तो देख लो। बाकी तो इसमें सब कुछ आपको दिखा हुआ है ना, सब कुछ तो मैंने दिखाई दिया है, सारा सब कुछ का फोटो पिक्चर। अब जो है वो बार्किंग डियर वैसे अच्छा दिखता है, लीस्ट कंसर्न है, संख्या बहुत है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीस्ट कंसर्न बार्किंग डियर, दिस इज बार्किंग डियर। तो ये हमने देखा। अब ये बस एक चीज़ देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन लद्दाख, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर वाला याद करो या ना करो, इसको याद जरूर कर लेना। चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख पूरे साल भर न्यूज़ में है ना। तो चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या मिलता है, रेयर कियांग मिलता है। ये किस नदी का नाम है, नदी का नाम नहीं है, जानवर का नाम है। ये भाई साहब है कियांग। लीस्ट कंसर्न अच्छे खासे मात्रा में है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कियांग, है ना, होम टू द रेयर कियांग, ये यहीं पे पाया जाता है एक्सक्लूसिवली। इसको तिब्बतन वाइल्ड एस भी बोलते हैं, ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद ब्लैक नेक्ड क्रेन्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ये हैं, क्या है, नियर थ्रेटेंड है। अब चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास में हाई एल्टीट्यूड
पे कुछ लेक्स है, सोमोरिरी सोकर, है ना? ये तो कई सारी मूवीज़ में शूटिंग भी हुआ है, सोमोरिरी सोकर, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सोमोरिरी, है ना? मूवी का नाम छोड़ो, जाने दो, क्या क्यों ही लेना किसी मूवी का नाम। चलो, उसके बाद काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो ज़रूर ही याद रखना, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ है? लेह में है, ठीक है? लेह लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, है ना? लेह और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, ठीक? अब रेयर तिब्बतन एंटीलोप्स, चिरू, यहाँ पे पाया जा रहा है। ये देखो, ये, ठीक है? अब चिरू नाम कहीं लिख दे तो आप फँस जाएँगे। बट दिस इज़ रेयर तिब्बतन एंटीलोप, ये भी क्या है? नियर थ्रेटेंड है। तो हमने जे एंड के प्लस लद्दाख ख़त्म कर दिया। ऐसे ही देखेंगे कि किस स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन से इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भर-भर के मैं नहीं दूँगा। मैं उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को मेंशन करूँगा जिसको लगेगा कि हाँ, याद करना चाहिए। स्पीशीज़ वही होगा जो वहाँ का स्पेशल स्पीशीज़ होगा, बाकी तो सब जगह टाइगर, लेपर्ड तो पाए ही जा रहे हैं, तो वो मैं नहीं दूँगा, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर ख़त्म किया, हम लोग अभी आगे हिमाचल प्रदेश के सारे नेशनल पार्क देखेंगे अगले क्लास में, सब कुछ देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखने के लिए है, ठीक है? ये बहुत कुछ देखने के लिए है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग लाइन से करते जाएँगे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। बस आप साथ में बने रहिए, लगातार इस सीरीज़ का मज़ा लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, सारा डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, हम लोग आज कहाँ तक किए हैं? हम लोग आज तक लद्दाख तक किए हैं। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।